मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज का अपना अध्याय है बंधुत्व, जाति और वर्ग, आरंभिक समाज। ये अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय है। आज का उपविषय है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण और दूसरा उपविषय है बंधुता एवं विवाह। तो पहले विषय को देखते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। आज उपलब्ध महाभारत एक विशाल और समृद्ध महाग्रंथ है। इसके रचनाकार वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने वेदों का संकलन किया, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए। इस ग्रंथ की मूल कथा में भरत वंश के एक ही परिवार के भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध की कहानी है। यह युद्ध राजगद्दी व भू क्षेत्र को लेकर लड़ा गया। यह ग्रंथ सामाजिक समुदायों के सामाजिक व्यवहार को भी दर्शाता है। यह उस समय के गिरते हुए राजनीतिक व सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना को लेकर युद्ध लड़ा गया। अर्थात उस समय सामाजिक मूल्य गिर गए थे और सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। आरंभ में इस ग्रंथ में 8800 श्लोक थे और इसका नाम जयस था। जयस का अर्थ होता है विजय। कालांतर में इसमें 2400 श्लोक हो गए और इसका नाम पड़ा भारत। आज इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसका नाम है महाभारत। इस तरह से 3 नाम अलग अलग रहे, जयस, भारत और महाभारत। श्लोकों की संख्या भी बढ़ती रही, 8800, 24,000 और फिर 1,00,000। इस मूल ग्रंथ की जो भाषा है वो संस्कृत है, परंतु संस्कृत बड़ी सिंपल भाषा उसमें लिखी गई है। वेद मंत्रों की तरह कठिन संस्कृत का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। समालोचनात्मक संस्करण होता क्या है? समालोचनात्मक संस्करण का अर्थ है कि मूल कथा के निकट पहुंचने का प्रयास। महाभारत के मूल पाठ को शुद्ध रूप से स्थापित करना कोई साधारण कार्य नहीं था। ये एक चुनौती था उस समय। वर्तमान में आदि पर्वन की 235 हस्तलिपियां मिलती हमें विभिन्न भाषाओं में, जो 2 प्रतिलिपियां एक जैसी नहीं है। इसका अभिप्राय है कि किसी एक व्यक्ति ने 2 प्रतिलिपियां नहीं लिखी, अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हर प्रतिलिपि में मिलता है। आज इस समालोचनात्मक ग्रंथ की आवश्यकता पड़ी और जैसा कि मैंने बताया एक बड़ी चुनौती था। इस समालोचनात्मक ग्रंथ को तैयार करने की इस चुनौती को 1919 में संस्कृत के विद्वान V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्वीकार किया। इसको आजकल बोरी कहा जाता है। इस बोरी की स्थापना 1915 में पूना में हुई थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रारंभिक आर्थिक सहायता औंध के राजा ने प्रदान की थी। इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष लगे और अथक परिश्रम के बाद 13,000 पृष्ठों का एक समालोचनात्मक ग्रंथ तैयार हो गया। यह समालोचनात्मक ग्रंथ 19 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में महाभारत की 2 विशेषताएं स्पष्ट रूप से उभरकर हमारे सामने आई। पहली विशेषता समानता। क्या समानता है सभी महाभारतों में?
जो हमें पूरे भारत में और विदेशों से कहीं से भी मिली, उन सभी महाभारत में दो प्रकार की समानता पाई जाती है। पहली एक है मूल कथानक सभी जगह एक है, यानी कि मूल कथानक की समानता। मूल कथानक का अर्थ है कि भाइयों में राजगद्दी और भूमि को लेकर लड़ा गया युद्ध था। ये मूल कथानक सभी जगह एक जैसा है। इसके अलावा कई पाठों में अनेक अंशों में भी समानता पाई गई है। ऐसे ही कई पाठों में जो बातें लिखी गई हैं, जो उदाहरण दिए गए, वो कश्मीर और नेपाल में भी वही है, केरल और तमिलनाडु में भी वही है। तो इस प्रकार समानता पाई जाती है। क्षेत्रीय प्रभेद, क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्र हो गए, कहीं ना कहीं रीति रिवाज परंपराएं अलग हैं, तो उस कारण से अंतर हैं। वो किस प्रकार के अंतर हैं? समानता के साथ साथ इन पांडुलिपियों में काफ़ी अंतर हैं। जैसे जैसे ये ग्रंथ भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारित हुआ, धीरे धीरे इसमें क्षेत्रीय लोक परंपराओं और विश्वासों का समावेश हो गया। लोक परंपराओं से अभिप्राय यह है कि जो जिस क्षेत्र में लोक परंपराएं धर्म से संबंधित थी या अधर्म से संबंधित थी, वो युधिष्ठिर या अधर्म के किसी पात्र से जोड़ दी गई। धर्म की परंपराएं धर्म के पात्र से जोड़ दी गई, युधिष्ठिर से जोड़ दी, भीष्म पितामह से जोड़ दी। अधर्म की जो परंपराएं हैं कोई अपने अपने क्षेत्र की, वो कहीं दुर्योधन से जोड़ दी, धृतराष्ट्र से जोड़ दी। ऐसे ही विश्वास हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो उस महाभारत में समाहित कर दिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने। इसलिए क्षेत्रीय प्रभेद पाया जाता है। इन क्षेत्रीय प्रभेदों और विविधताओं को समालोचनात्मक ग्रंथ में पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के तौर पर शामिल किया गया है। पाद टिप्पणियाँ क्या होती? किसी पुस्तक के नीचे अलग से लिख देते हैं। जैसे आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा, ऊपर उस पर नंबर डाल के नीचे लिख देते हैं। ऐसी परिशिष्ट, परिशिष्ट क्या होते? पुस्तक के पीछे वो प्रमाण छाप दिया जाता है किसी एक पेज पर लास्ट में, और उसका नंबर डाल दिया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के तौर पर शामिल किया गया है। 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक पृष्ठों में यही दोनों चीज़ें हैं, पाद टिप्पणियाँ और परिशिष्ट। यानी कि 700 के लगभग पेजों में यही चीज़ें आती हैं। वो विभिन्नताएं इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमें उस क्षेत्र में ये विशेष बात मिलती है, तमिलनाडु की महाभारत में ये विशेष बात मिलती है, नेपाल की महाभारत में ये विशेष बात मिलती है। ऐसे पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों में प्रमाणित करके दिखाया गया है। ये विभिन्नताएं भारतीय समाज की विभिन्नता में एकता को भी प्रस्तुत करती है कि सब ने इस ग्रंथ को माना। बातें विभिन्न विभिन्न हैं, कुछ बातें अलग अलग हैं। तमिलनाडु की महाभारत के धर्म से संबंधित, अधर्म से संबंधित बातें कुछ अलग मिल जाएंगी, नेपाल क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र के अलग। फिर भी इस विभिन्नता में भी मूल कथानक में एकता है, और यही समाज की एकता को प्रस्तुत करती है। ये इस बात की द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम किया। यानी कि लचीला स्वभाव में संवाद कायम हुआ, अर्थात एक सामाजिक इतिहास अपने अपने क्षेत्र के लोगों ने तैयार कर लिया महाभारत के सारे। यह संवाद द्वंद्व और मतेक दोनों को ही चित्रित करता है। यानी कि द्वंद्व यह है कि अलग अलग विचार, परंतु अलग अलग विचार क्या है? धर्म अधर्म की बातें उसमें अलग अलग दी हुई हैं। वो अपने विचार से दी, उन्होंने अपने विचार की दी, परंतु सब उसके ऊपर सहमत है। सबका एक मत है कि हाँ, ये बातें अधर्म की हैं, ये बातें धर्म की हैं। अब आते हैं महाभारत की विषय वस्तु। महाभारत की विषय वस्तु क्या है, इस पर नजर डालते हैं। तो महाभारत की विषय वस्तु दो प्रकार की है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान क्या होते हैं? आख्यान का अर्थ होता है विवरण, यानी कि कहानियों का संग्रह रखा गया है।
यानी कि हम जब महाभारत को देखते हैं तो तरह तरह की कहानियाँ हम उसमें पाते हैं कि जब वो जंगल में उनको वनवास में थे तो अलग अलग कहानी आती है। कहीं पर एक राक्षस के हत्या करने के लिए भीम जाता है, ये भी एक कहानी अलग से आती है। ऐसे हिडम्बा से विवाह की कहानी आती है। तो अलग अलग कहानियाँ इसमें संग्रह है। परंतु इन सब आख्यानों से, यानी कि आख्यान मतलब कहानियों से, कोई ना कोई उपदेश जरूर निकलता है। तो ये जो ग्रंथ है ये आख्यान के साथ साथ उपदेशात्मक भी है। इसमें हमें महाभारत क्या शिक्षा देती है, किस प्रकार के सामाजिक आचार विचार प्रस्तुत करती है, आख्यानों की कहानियों में कोई ना कोई उपदेश छिपा होता है। भगवत गीता इसी ग्रंथ का उपदेशात्मक भाग है। जो गीता है, भगवत गीता, वह इसका उपदेशात्मक भाग, स्पेशल भाग है इसी में ही एक। जो युद्ध के समय भगवान कृष्ण अर्जुन को जो संदेश देते हैं, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, उस समय उनको जो उपदेश दिया गया, उस उपदेश को भगवत गीता के रूप में अलग से संकलित किया गया है। विद्यार्थियों, आओ अब देखते हैं हम अपना अगला विषय, बंधुता और विवाह। बंधुता क्या होता है इसको समझते हैं। एक ही रक्त संबंध या कुल के लोगों को बंधुता कहा गया है। यानी कि एक ही कुल के लोग हैं, वो भाई बंध होते हैं। इसमें विवाह संबंधों का विशेष महत्व रहा है। इसी से रक्त संबंध कायम हुए और परिवार बने, वंश परंपराएं आगे बढ़ी, पारिवारिक संपत्ति को वारिस मिला, उत्तराधिकार के नियम बने और इन नियमों का व्यवहार लाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। परिवार क्या होता है एक बार देखते हैं। आप सभी समझते हैं पारिवारिक इकाई को। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है, समाज की सबसे छोटी इकाई माना गया है। संस्कृत ग्रंथों में इसे कुल कहा गया है परिवार को। परिवार के बढ़ते बढ़ते बांधों का समूह हो जाता है, जो एक जाति का रूप धारण कर लेती है। सामान्यतः रक्त संबंधों पर आधारित परिवार को एक स्वाभाविक सामाजिक इकाई मान लिया जाता था। रक्त संबंधों पर आधारित परिवार की परिभाषा भिन्न भिन्न है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग फुफेरे व मौसेरे भाई बहनों को रक्त संबंधों में शामिल करते हैं, यानी कि उनमें विवाह नहीं हो सकते। जबकि भारत में कुछ जातियों में इनमें वैवाहिक संबंध बनते हैं, फुफेरे और मौसेरे भाई बहनों में। इस तरह से भिन्न भिन्न कुलों में, जातियों में स्थान व क्षेत्र के अनुसार भी परंपरा बदलती रहती है। वंश परंपरा के अनुसार परिवार दो प्रकार के होते हैं, मातृवंशिका परिवार और पितृवंशिका परिवार। आओ इनके बारे में। पहले मातृवंशिका परिवार, इसमें वंश परंपरा माता से जुड़ी होती है। ऐसे परिवारों में लड़की का महत्व अधिक होता है। इस प्रकार के परिवारों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। प्रभावती गुप्त का उदाहरण एक हमें मिलता है गुप्त काल का, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी और वाकाटक वंश में उसका विवाह हुआ था। तो कहते हैं कि वो गद्दी पर बैठी और राज संभाला, क्योंकि उसके द्वारा भूमि दान करने के भी हमें अभिलेख मिलते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि कहीं मातृवंशिका परिवार रहा होगा। दूसरा, पितृवंशिका परिवार। जिन परिवारों में वंश परंपरा पिता से पुत्र और फिर पौत्र और फिर परपौत्र आदि में चलती जाती है, उसे पितृवंशिका परिवार कहा जाता है। भारत में पितृवंशिका परिवार को आदर्श परिवार माना गया है,
इस तरह की परंपरा में लड़की को अचल संपत्ति का हक नहीं होता था, उसे पराया धन समझा गया। ऋग्वेद में पुत्र कामना को प्राथमिकता दी गई है। इंद्र से वीर पुत्र की कामना की गई है, क्योंकि उन दिनों में युद्ध बहुत होते थे, युद्धों में बहुत लोग मारे जाते थे, इसलिए वीर पुत्रों की कामना की जाती थी, अधिक से अधिक पुत्रों की कामना की जाती थी। राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जन पुत्र को ही प्राप्त करना चाहता था, उसी की कामना करता था, क्योंकि पुत्र ही अचल संपत्ति का मालिक माना जाता था, उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। रामायण और महाभारत में हमें इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि पुत्र ही और विशेषकर बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठता है। रामायण में भगवान राम बड़े थे, तो भरत ने, उनके भाई ने राज नहीं संभाला, राम को ही दिया वनवास के बाद भी। परंतु महाभारत के समय नियम टूटने लगे थे और ये भाइयों का युद्ध था, गद्दी को लेकर के छोटे और बड़े भाइयों का युद्ध, चाचा ताऊओं के आपसी भाइयों का युद्ध था। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं विवाह के नियम। भारतीय समाज में उस काल में विवाह के अनेक नियम थे, फिर भी कुछ नियम सभी के लिए सामान्य थे और उनका पालन करना सभी के लिए जरूरी था। जैसे विवाह रक्त संबंधों से बाहर हो, ये सब के लिए जरूरी था कि रक्त संबंध में कोई विवाह नहीं करेगा, और आज भी भारतीय समाज में ऐसा है। रक्त संबंध अलग अलग समाजों द्वारा अलग अलग तय थे। कौन कितनी दूरी तक के रक्त संबंधों को बचाता है, ये अलग अलग जातियों में अलग अलग तय है। विवाह के दो नियम विशेष रूप से ध्यान में रखे जाते हैं, जो सभी रखते हैं, सभी जातियां भारत में इन नियमों को ध्यान में रखती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह को देखते हैं पहले। अंतर्विवाह क्या होता है? अंतर्विवाह से अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है, यानी कि अपनी जाति से बाहर विवाह करना गलत माना जाता है। इस अंतर्विवाह के लाभ क्या है? कहते हैं कि रक्त की शुद्धता बनी रहती है, स्त्रियां अधिक सुरक्षित रहती हैं क्योंकि उनको अपनी जाति की संस्कृति में तालमेल आसानी से हो जाता है, और एक जातीय एकता बनी रहती है। ये तीन लाभ माने गए, परंतु इससे हानि भी बहुत है। इससे समाज में जातिवाद का जहर फैल गया, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई, समाज में ऊंच नीच का भाव आ गया, जो आज समाज की प्रगति में भी बाधक है। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह क्या होते हैं? अपने ही गोत्र, अपने ही गांव और अपने गांव से लगने वाले गांव की सीमा में विवाह नहीं होते, इनसे बाहर विवाह करना, इसको बहिर्विवाह कहा गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहन माने गए हैं। इसके लाभ क्या है? रक्त संबंधी बीमारियों से बचाव होता है, निकट संबंधों में यौन संबंधों को टालना जिससे रिश्तों की पवित्रता बनी रहे, विभिन्न समूहों में परस्पर प्रेम की भावना पैदा होती है जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। विभिन्न समूहों से अर्थ है कि इन गांव में या आसपास के गांव की सीमा में हर जाति के लोग रहते हैं, सब भाई बहन माने गए, इस तरह से आपसी प्रेम की भावना बनी रही। हानि क्या थे? वर वधु को एक दूसरे के विचारों को जानने में कठिनाई आती है, दूर विवाह करते हैं तो सेट होने में समय लगता है। बाकी इसके विवाह के फायदे अनेक हैं। इसके अलावा और भी दो प्रकार हैं विवाह के, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये भी दो प्रकार के विवाह अलग अलग हैं। अनुलोम विवाह क्या होते हैं?
अनुलोम विवाह में तो लड़का उच्च वर्ण का हो। 4 वर्ण माने गए भारतीय समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उच्च वर्ण का लड़का और नीचे वर्ण की लड़की यदि आपस में विवाह करते हैं तो अनुलोम विवाह माना जाता है। जैसे ब्राह्मण जाति का लड़का है वो नीचे के 3 वर्णों में विवाह कर सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय अपने से नीचे 2 वर्ण वैश्य और शूद्र में विवाह कर सकता है। मनुस्मृति के अनुसार ये विवाह मान्य थे। प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह वे विवाह होते हैं जिसमें लड़का निम्न वर्ण का होता है और लड़की उच्च वर्ण की होती है। जैसे लड़की ब्राह्मण हो और लड़का शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय परिवार से हो तो इसको गलत माना गया इस विवाह को। ये विवाह समाज में अमान्य रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में और भी कई प्रकार के विवाह थे, जैसे एक पत्नी विवाह, जिसमें पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था। राम ने रामायण में हम देखते हैं यह आदर्श स्थापित किया, इसको उत्तम माना गया। एक होता है बहुपत्नी विवाह। एक व्यक्ति अनेक पत्नियां रखता था। अनेक जातियों में आज भी भारत में है, अनेक क्षेत्रों में राजा महाराजाओं के यहाँ भी ये परंपरा रही। आज भी रईस लोग कई विवाह कर लेते हैं। समाज में बहुपति विवाह भी रहा है, यानी कि एक पत्नी के अनेक पति, जैसा कि द्रौपदी के 5 पति थे। ऐसे ही आज भी भारत के कई हिस्सों में अनेक पतियों वाली पत्नियां मिलती हैं। ये पति भाई भी हो सकते थे और कई जगह तो ऐसे उदाहरण भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग लोग भी उसके पति होते हैं। समय समय पर सबके पास वो जाती है। ऊपर हमने विद्यार्थियों विवाह के प्रकार देखे, अब हम विवाह करने के तरीके देखते हैं। धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के अनुसार विवाह संपन्न करने के 8 प्रकार यानी कि 8 तरीके हैं। इसमें 4 मान्य हैं, 4 अमान्य हैं। 4 मान्य तरीके कौन से हैं, जिनको हम प्रकार भी बोल देते हैं? विवाह के 4 प्रकार कौन से हैं? पहला है ब्रह्म विवाह। आजकल जो विवाह होते हैं सब ब्रह्म विवाह माने जाते हैं। इसमें वे विवाह हैं, आजकल विवाह जो होते हैं उनमें इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। इसमें कन्या का पिता योग्य वर जो वेदों का ज्ञान रखने वाला हो, उच्च चरित्र वाला हो, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करता है। वेदों का ज्ञान से अर्थ आजकल तो हम पढ़ा लिखा गुणवान व्यक्ति कह सकते हैं। वर को अपने घर पर पिता आमंत्रित करता है, यानी कि बारात के साथ वर दूल्हा कन्या के घर जाता है और पिता अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके कन्यादान करता है। आज भी यही विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा प्रकार का विवाह है देव विवाह। प्राचीन काल में यज्ञों का बड़ा महत्व था। यज्ञों को देवताओं का आशीर्वाद व खुशहाली प्रदान करने वाला माना जाता था। यज्ञ करवाने वाले पुरोहित से कन्या का विवाह कर देना यह देव विवाह कहलाता था। यज्ञ का अनुष्ठान देवताओं के लिए होता था, इसलिए इसको देव विवाह कहा गया। तीसरा है आर्ष विवाह। भारतीय समाज में ऋषि मुनियों का विशेष सम्मान है। ऋषि को ही आर्ष कहा गया है। जब कोई ऋषि किसी लड़की के पिता को एक गाय या बैलों की जोड़ी भेंट करता था या एक बैल भी भेंट करता था तो यह मान लिया जाता था कि अब वह ऋषि विवाह करना चाहता है, उसने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। अतः लड़की का पिता कन्या का विवाह उस ऋषि से कर देता था। यह बैलों की जोड़ी या गाय देना मूल्य नहीं था, यह लड़की के पिता के प्रति सम्मान का चिन्ह था। चौथा है प्रजापत्य विवाह। यह ब्रह्म विवाह के समान ही था।
इसमें बस एक बात और जुड़ी हुई थी कि कन्या का पिता दोनों को संबोधित करते हुए कहता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। बस ये शब्द बोलता था, फिर वह धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर देता था। इसको प्रजापत्य विवाह कहा गया है। अब देखते हैं विवाह के 4 अमान्य प्रकार। पहला है असुर विवाह। असुर विवाह क्या होते थे? कन्या का पिता जब वर पक्ष से धन लेकर के, पैसा लेकर के अपनी कन्या का विवाह कर देता था, उसको असुर विवाह कहा गया है। इस तरह से कन्या को बेचा जाता था। समाज में यह मान लिया जाता था कि इसने अपनी कन्या, अपनी लड़की बेच दी। परंतु आज भी कुछ जातियों में ऐसा विवाह देखने को मिलता है, या कई बार गरीब आदमी अपनी कन्या का विवाह ऐसे कर देता है। समय समय पर इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है गांधर्व विवाह। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। इस प्रकार के विवाह में काम वासना के वशीभूत होकर कहीं एकांत में माला या अंगूठी पहनाकर आपस में विवाह कर लेते हैं। उसमें कोई गवाह नहीं होता, समाज का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता। काम वासना के वशीभूत होकर कहीं आपस में अंगूठी पहना देते हैं या माला डाल लेते हैं। इसमें कोई साक्षी ना होने के कारण ये विवाह कमजोर माने गए, क्योंकि कई बार पुरुष इस विवाह से नकार देते थे कि मैंने यह विवाह नहीं किया। वो मना कर देता था, इनकार कर देता था। इसलिए गंधर्व विवाह को भी समाज में मान्यता। तीसरा है राक्षस विवाह। अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ताकत के बल पर कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह युद्धों के समय होते हैं। युद्ध होते हैं तो कई बार कन्या पक्ष वालों को पीटकर सैनिक कन्या का हरण कर लेते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। या कई बार कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कन्या का अपहरण कर लाता है और उससे विवाह कर लेता है। इस तरह के विवाहों को भी समाज में मान्यता नहीं थी। चौथा प्रकार है पैशाच विवाह। यह बिल्कुल ही अधर्म विवाह माना गया है। इसको कोई मान्यता नहीं दी गई है। अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए कोई पुरुष सोई हुई, मानसिक रूप से बीमार या नशे में उन्मत्त लड़की से यौन संबंध बना ले तो इसको पैशाच विवाह की श्रेणी में डाला गया है। जब यौन संबंध बना लेता है तो समाज में उसको दंड स्वरूप कई बार उससे विवाह कर दिया जाता है। बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद लड़की का विवाह उससे कर दिया जाता था। इसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता था। ऐसे विवाह को संबंधियों द्वारा मान्यता फिर दे दी जाती थी। उपरोक्त 8 प्रकार के विवाह हमने पढ़े कि किस तरह से 8 प्रकार के विवाह संपन्न होते थे। 8 प्रकार में 4 प्रकार के विवाह तो मान्य थे, परंतु बाद के 4 प्रकार के विवाहों को भी समय के साथ साथ समाज में मान्यता मिल जाती थी। अब एक बार नजर डालते हैं कि विवाह के समय हमने पढ़े थे गोत्र। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। अपने गोत्र से विवाह बाहर क्यों करते थे? गोत्र क्या होते हैं इसको देखते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सभी लोगों को उस ऋषि का वंशज माना जाता है। गोत्र व्यवस्था की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहली विशेषता, विवाह के पश्चात महिला को पिता के गोत्र का नहीं अपितु पति के गोत्र का माना जाता था। यानी कि महिला का गोत्र खत्म होकर के वो पति के गोत्र की हो जाती थी। इसका उदाहरण हमें कब मिलता है? महाभारत में इसका उदाहरण मिलता है। अर्जुन ने अपने मामा की लड़की से विवाह किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने माता के गोत्र को नहीं देखा, परंतु बाद में माता का गोत्र भी बचाने लगे। आज भी बचाते हैं हम माता का गोत्र। ऐसे उदाहरण हमें सातवाहन शासकों के समय मिलते हैं कि माता
के गोत्र को पुत्र अपने साथ लगाते हैं, अपने नाम के साथ लगाते हैं। जैसे वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी, पुलमावी की माता वशिष्ठ गोत्र की थी, सातवाहन शासक था पुलमावी। ऐसे ही राजा सतकर्णी हुए, श्री सतकर्णी। ये श्री है, गौतमी इनकी माता का गोत्र था तो ये गौतमी लगाते थे। इसका अर्थ था कि माता के गोत्र का महत्व अब बढ़ गया था। दूसरा, एक ही गोत्र के परस्पर विवाह संबंध नहीं कर सकते, आज भी बचाते हैं। एक गोत्र में लड़का अपने ही गोत्र में लड़की नहीं लेके आता, क्योंकि ये सब एक ही ऋषि के वंशज माने गए हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि सभी को ऋषि गोत्र दिया गया था 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, इसलिए वो सब भाई बहन हो गए। ऋषि गोत्र भारत में प्रत्येक जाति के अंदर मिलते हैं। ब्राह्मणों में भी वही ऋषि गोत्र मिलते हैं, वही राजपूतों में मिलते हैं, वही निम्न और शूद्र जातियों में भी मिलते हैं। इसका अर्थ है कि ये जातियां बाद में बनी थी, पक्की बाद में हुई है। पहले गोत्र सबको समान रूप से दिए गए थे ऋषियों के। जैसे कौशिक गोत्र है, ब्राह्मणों में भी मिलता है, राजपूतों में मिलता है। ऐसे गौतम गोत्र है, ब्राह्मणों में भी मिलता है, शूद्रों में भी मिलता है। ऐसे ही कश्यप गोत्र है। सब ऋषियों के गोत्र सब जातियों में आज भी स्थित हैं। अब एक बार माता का महत्व क्या था उस काल में। भारत में इस काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलन में थी, परंतु सातवाहन शासक अपनी माता का गोत्र लगाते थे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी, गौतमी पुत्र श्री सातकनी। ऐसा लगता है कि सातवाहनों के समय में ये माताएं बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु अध्ययन करने के बाद लगता है कि किसी भी निष्कर्ष पर सावधानी पूर्वक ही पहुंचा जाए, क्योंकि सातवाहन शासकों में भी राज सिंहासन की उत्तराधिकारी महिला नहीं बल्कि पुरुष ही होता था। उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक था। ऐसा इसलिए करते होंगे, यानी कि ये माता का गोत्र सातवाहन शासक इसलिए लगाते होंगे कि उस समय राजा के अनेक रानियां होती थी और अपनी संतान को चिन्हित रखने के लिए उसकी माता का गोत्र उस लड़के या उस संतान के साथ लगा दिया जाता था। माता की आज्ञाओं का कितना पालन होता था, ऐसा उदाहरण भी हमें महाभारत में मिलता है। दुर्योधन की माता गांधारी दुर्योधन को समझाती है कि पुत्र तुम युद्ध ना करो, गद्दी का हक पांडवों का है, उनका हक दे दो। परंतु वो अपनी माता का कहना नहीं मानता और वो अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार चलता है और अंत में युद्ध भी होता है और युद्ध का परिणाम आप सभी जानते ही हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने विवाह और उनके प्रकारों को जाना। साथ में पहले विषय में हमने महाभारत के समालोचनात्मक ग्रंथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। यह समालोचनात्मक ग्रंथ आज हमें उपलब्ध है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहले लघुत्तरात्मक प्रश्न लिखने हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से क्या अभिप्राय है? महाभारत की 2 विशेषताएं लिखें। महाभारत की विषय वस्तु का हम कौन से 2 भागों में बांटते हैं? परिवार क्या होता है? भारतीय समाज में कितने प्रकार के परिवार मिलते हैं? बंधुता से क्या अभिप्राय है? अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या होते हैं? अनुलोम व प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं? गोत्र से क्या अभिप्राय है? ये छोटे प्रश्न लिखने हैं 4-5 लाइनों में। बड़ा प्रश्न है, विवाह के मान्य व अमान्य 8 प्रकार कौन कौन से हैं? ये 8 प्रकार आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।